and today we are going to study chapter number 8 confronting marginalization class 8 civics। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने दो डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, स्पेशली आदिवासीज और माइनॉरिटीज़ के बारे में कि किस तरीके से उन लोगों ने इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को जो है सहन किया था। साथ में पावरलेस होने के बावजूद उन लोगों ने किस तरीके से अपने आप को प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल की, ताकि डोमिनेटेड क्लास जो है, स्पेशली जो मेजॉरिटी पीपल है, वो उन पे डोमिनेट ना करे। जो हाई कास्ट सोसाइटी के जो पीपल है या इकोनॉमिकली या सोशली वेल डेवलप्ड सोसाइटी जो है, उन पे ज़्यादा डोमिनेट ना करे। इसी तरीके से इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो ग्रुप्स थे, स्पेशली जो इंडिविजुअल्स में अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ के साथ साथ आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वुमेन, ये सारे के सारे जो है एक तरीके से मार्जिनलाइज ग्रुप है। और हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे किस तरीके से इन लोगों ने अपने राइट के लिए जो है फाइट करी, ताकि इन लोगों को रिस्पेक्ट मिल सके, इन लोगों को इक्वालिटी मिल सके, डिग्निटी इनकी मेंटेन होकर रहे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज इन्वॉकिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे संविधान में किस तरीके से इन लोगों के बारे में, इन लोगों के लिए क्या किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, हमने इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत सारे राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कुछ अधिकार जो है हमें दिए गए हैं, जो कि हर किसी इंडियंस के लिए जो है इक्वल है। ठीक है, यानी कि हर कोई इंडिविजुअल, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, उन सब के लिए राइट्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। तो जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप है, उन्होंने भी अपने राइट्स के लिए जो है लड़ाई लड़ी। किस तरीके से लड़ी? दो तरीक़ों से इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी अपने लिए। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। सबसे पहले उन्होंने जो संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए हुए हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि किस तरीके से उनके साथ जो है इनजस्टिस करी जा रही है, और इनका भी फंडामेंटल राइट के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार है। सेकंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट एनफोर्स दिस लॉ, कि सरकार जो है इन लॉज को एनफोर्स करे, इन लॉज को जो है लागू करे। और इसी के ही साथ साथ मार्जिनलाइज ग्रुप जो है, उन्होंने अपनी इस लड़ाई को, ठीक है, ये जो उनके पास चैलेंज था कि कि उन्हें जो है अपना रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी डिग्निटी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसकी मदद से इन्होंने जो है अपने रिस्पेक्ट गेन करने के लिए कि सोसाइटी में हम भी इक्वल है, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इसी में से फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, यानी कि अनटचेबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी दलित को एजुकेशन लेने से, यानी कि पढ़ने से, टेम्पल्स में एंट्री करने से, पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करने से कभी भी मना नहीं कर सकता, और ना ही किसी तरीके से वो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर हम लोग बात करें, पहले क्या था हमारी सोसाइटी में, पहले जो दलित पीपल थे उनको वो टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, उनको वो कोई भी पब्लिक फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते थे, जैसे कि रोड्स हो गया, पानी नहीं भर सकते थे,
जो अपर कास्ट लोगों का जो कुआं वगैरह होता था वहाँ से, और साथ में जो है बहुत सारी चीज़ें थी, उनके साथ बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने आर्टिकल 17 बनाया, जिसके हिसाब से अनटचेबिलिटी को कोई भी अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो एक पनिशेबल क्राइम होगा। दूसरा, बाकी भी जो है गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, जिसके हिसाब से नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इंडिया में कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। किस चीज़ के बेसिस पर? उसके रिलीजन के बेसिस पर, कि वो किस रिलीजन का है, किस रेस का है, किस कास्ट का है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कहाँ पे उसका बर्थ हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर कोई भी किसी इंसान को जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। दलित्स ने इक्वालिटी जो है उन्हें पहले नहीं मिली हुई थी, तो इसीलिए आर्टिकल 15 के ज़रिए दलित्स को जो है इक्वालिटी यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि दलित की मीनिंग क्या होती है। दलित मीन्स ब्रोकन, ठीक है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। और दलित यहाँ पे जो है, जो हमारे लोअर कास्ट पीपल थे या इकोनॉमिकली और सोशली जो बहुत ही गरीब थे, उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया गया था। सो दलित्स, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है बनाए हुए थे, उसके हिसाब से अब अगर दलित्स को ये लगता है, ठीक है, अगर उन्हें ये लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि उन्हें जो है बैडली ट्रीट किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा, तो वो गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं इन्हें, तो वो अपने राइट का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको जो है जस्टिस मिल सके। इसी तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप्स भी जो है वो उन्होंने भी जो है फंडामेंटल राइट्स के कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, वहाँ पर इन्होंने भी अपनी बात रखी कि किस तरीके से जो है इनको इग्नोर किया जाता है या इनके साथ भेदभाव किया जाता है, ताकि, और इसीलिए गवर्नमेंट में भी इन्हें कुछ रिलीजन और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए। ताकि कल्चरल राइट किस लिए दिया गया है? ताकि इनका कल्चर जो है वो प्रिजर्व रह सके, ठीक है, ये अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सके। एजुकेशनल राइट किस लिए दिए गए हैं? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके पास इतनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एजुकेशनल राइट उन्हें इसलिए दिए गए हैं। और इसी के ही साथ साथ अगर हम लोग बात करें, मुस्लिम और पारसीज को ये भी राइट दिया गया है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व खुद करके रख सकते हैं, यानी कि वो अपने खुद के लॉज बना सकते हैं, ठीक है। वो उनके जो कल्चर में जो उनके लॉ है उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उसमें चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से वो अपने कल्चर को बचा के रख सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेजॉरिटी के लिए भी जो है काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज फॉर मार्जिनलाइज्ड। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज वगैरह बनाए हुए हैं ताकि उनके पास भी इक्वालिटी हो, उनके भी डिग्निटी को जो है हार्म ना हो, रिस्पेक्ट मिल सके उन्हें सोसाइटी में। सो काफ़ी सारे लॉ और पॉलिसीज़ है हमारे कंट्री में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए। तो इनमें से जो है कुछ पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाई हुई है जो कि बेसिकली सर्वे के बेसिस पर बनाई हुई है, यानी कि पहले जो है देखा गया कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन वगैरह निकाली गई और उसके बाद ये पॉलिसीज़ वगैरह जो है लागू की गई ताकि अपॉर्चुनिटीज़ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सके। सो प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक जो जस्टिस है वो सबको मिल सके। सो किस तरीके से मिल सकती है? तो इसके लिए जो है जो हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है
दोनों ने ही कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स वगैरह इम्प्लीमेंट की है ट्राइबल एरियाज़ में, और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर दलित पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ने जो है फ्री या सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स प्रोवाइड किए हैं दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए। यानी कि अगर उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी तो प्रोवाइड की है, इसी के ही साथ साथ आसपास क्योंकि उनके एरिया में तो जो है इतनी एजुकेशन फैसिलिटी है नहीं, तो अगर उन्हें कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो वहाँ पे उन्हें फ्री में या कम पैसों में जो है हॉस्टल फैसिलिटी जो है इजीली प्रोवाइड हो जाए। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने किया है दलित और आदिवासी पीपल के लिए, आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए। इसी के ही साथ साथ कुछ फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, कुछ लॉज भी बनाए हैं जिससे कि इनइक्वालिटी जो है इनके पास से ख़त्म हो सके, यानी कि इनके ऊपर जो भेदभाव किया जाता था वो चीज़ें ख़त्म हो सके। इसी में से एक है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो रिजर्व सीट्स जो है एजुकेशन में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि सरकारी नौकरियों में और एजुकेशन में दलित और आदिवासी के लिए जो है रिजर्व करके रखी गई है, बचा के रखी गई है। यानी कि अगर कोई दलित या आदिवासी उस सीट कोई एडमिशन लेने के लिए जाता है कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन में, तो वो जो है इजीली एडमिशन जो है वहाँ पे अपना ले सकता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में भी जो है इनके लिए सीट रिजर्व करी गई है। और ये सारी फैसिलिटीज़ इन्हें क्यों दी गई है? वो इसलिए दी गई है क्योंकि सेंचुरी से, यानी कि बहुत सालों से ही इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी जो है स्टार्ट करी। सो हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? किस तरीके से ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है काम करती है? गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया में, उन्होंने जो है अपनी खुद की एक लिस्ट निकाली है शेड्यूल कास्ट की, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स की और बैकवर्ड पीपल की। यानी कि इनके पास जो है ऐसे लोगों की इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसी लिस्ट बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि कॉलेजेस में या कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो इस पोस्ट के लिए जो है अगर अप्लाई करेगा तो उसे एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा। किस चीज़ का प्रूफ दिखाना पड़ेगा? कास्ट स्टेटस का या अपनी ट्राइब स्टेटस का। आप लोगों ने देखा होगा ना कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसे दिखाना पड़ता है कि वो शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है, एससी या एसटी का सर्टिफिकेट उसे दिखाना पड़ता है। तब जाके उसे जो ये लॉ बनाया हुआ है रिजर्वेशन का, वो उस फैसिलिटी को जो है अवेल कर सकता है। यानी कि वो फैसिलिटी जो है उसे तभी मिल सकती है अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाए कि वो किस कास्ट को जो है बिलोंग करता है। इसी के ही साथ साथ अगर कोई पर्टिकुलर दलित कास्ट जो है या पर्टिकुलर ट्राइब जो है गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है, तो वो इस बेनिफिट को जो है अवेल नहीं कर पाएगी। और अगर वो कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट की लिस्ट में है, यानी कि उसकी जाति जो है इस कैटेगरी में आती है, तो उसे बेनिफिट जो है रिजर्वेशन का मिल जाएगा। तो एडमिशन्स के लिए कॉलेजेस में स्पेशली अगर हम लोग बात करें जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन में जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में तो गवर्नमेंट वगैरह ने जो है कट ऑफ मार्क्स डिफाइन करे हुए हैं। अब कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं? कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद जो है मेरिट निकलती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सपोज करो कि एक कैंडिडेट जो है 100 में से उसके जो है 93 मार्क्स आए, तो 93 जो है कट ऑफ गई। ठीक है, उसमें से 5% जो है इनके लिए कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, तो इनको जो है इनके लिए सीट जो है इतनी परसेंटेज पे रिजर्व रखी जाएगी। तो दलित और ट्राइबल कैंडिडेट जो है वो एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उन्हें जो है जितने परसेंट मार्क्स जो कट ऑफ पॉइंट पर गए हैं
उतने मार्क्स जो है इन्हें लाने पड़ेंगे, यानी कि इनकी जो कट ऑफ गई होगी उतनी जो है इन्हें लानी पड़ेगी, तभी जो है इन्हें ये स्कॉलरशिप वगैरह या जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है वो मिल पाएगी। सो गवर्नमेंट और क्या करती है, गवर्नमेंट जो है इनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप वगैरह जो है इन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करती है, और इसी के ही साथ साथ कुछ सीट्स जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्व करी गई है, जिन्हें ओबीसीज अदर बैकवर्ड कास्ट से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। सो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।